हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलो, आज हमारा प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर पहला है, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर है? दिल्ली शहर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये चीज नोट कर देना, यानी आज लिख दो, नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके हमेशा आता ही आता है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि एबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण नहीं है, साहित्य नहीं है, विज्ञान नहीं है, किस क्षेत्र में? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयोग के कारण क्या दिया जाता है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमारी टेक्निकल टीम मुस्कुराती हुई। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? अब देखो, नगर नहीं है, ये जो प्रयाग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, यहाँ से भागीरथी नदी बहती है और यहाँ से अलकनंदा नदी बहती है, अलकनंदा। और इनके संगम पर ये जो प्रयाग बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे देव प्रयाग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखो, इस संदर्भ में अगर वास्तविक क्वेश्चन देखें कि क्षेत्रफल में छोटा देखे तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में अगर छोटा देखे तो ऑस्ट्रेलिया, चलो ये हमारा आंसर तो राइट हो गया। लेकिन अगर जनसंख्या में छोटा देखे तो अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, ठीक है ना। चलो, फिर अगली अगली बात करें, ये जो जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति देखो, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन लेडी कहते हैं, आयरन लेडी कहते हैं। और इसका इसका जो समाधि है वो क्या कहलाती है? शक्ति घाट कहलाती है, शक्ति घाट कहलाती है। और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की वर्तमान में सीएम है, ठीक है। चलो, अब अगली बात करते हैं। पहला प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्वेज नहर से जुड़ता है? मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहूंगा। ये जो स्वेज नहर है, अब देखो, ये स्वेज नहर इस प्रकार से जो चल रही है, ये स्वेज नहर चल रही है, स्वेज नहर। और इसके साथ में एक जोड़ा है, वो जोड़ा सेट कौन सा हो रहा है? इसके साथ में एक जोड़ा सेट कौन सा हो रहा है, कि कौन सा जोड़ा स्वेज नहर से जुड़ा है? भूमध्य सागरीय, लाल सागरीय। कौन सा? भूमध्य सागरीय। ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। और ये लाल सागर, इन दोनों को जोड़ता कौन कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। ये स्वेज नहर को क्या करती है? जोड़ती है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोरक्को देश की राजधानी क्या है? मोरक्को देश की राजधानी रबात है। मास्को किसकी है? रूस की है। मास्को किसकी है? रूस देश की राजधानी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले चांद पर मनुष्य किस देश ने भेजा है? सबसे पहले चांद पर मनुष्य गया कौन सा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है। लेकिन किस देश ने भेजा है? यूएसए देश ने भेजा है, यूएसए देश ने भेजा है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में से कौन सा खुले मैदान का खेल है? टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी, ये अगर देखो 2 है तो एकल, और 4 है तो द्विबंध, द्विबंध ये यही। जबकि बेसबॉल है ना, उसके अंदर जो मैदान है ना, वो कौन सा है? खुला मैदान है। बेसबॉल का जो मैदान है वो कौन सा है? खुला मैदान है। चलो, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है, दिल्ली शहर, जो दिल्ली शहर किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यमुना नदी के तट पर है। चलो, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश है जिसे हजारों झीलों का देश कहते हैं? हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। बात करें नार्वे को क्या कहते हैं?
अर्धरात्रि या मध्य रात्रि का देश, ठीक है ना। फिर जापान, जापान को उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश, ठीक है। फिर इंग्लैंड को, इंग्लैंड को अस्त होते सूर्य का देश कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें आंसर लिखना 22 मार्च, 22 मार्च, यानी कि डे से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता आपके है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्तीय पंचवर्षीय योजना निम्न से किस क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक बल देता है? जैसे कहते हैं तो सर्वांगीण विकास है। कैसा विकास है? सर्वांगीण विकास है। लेकिन उद्योग क्षेत्र में वृद्धि अगर किसी ने की है तो कौन सा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? जो आयुष्मान भारत का संबंध है ना वो किससे है? अब देखो परिवहन से होगा नहीं, उद्योग और खेल से होगा नहीं, संभव विषय है। आयुष्मान का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की है। बिंदुसार, बिंदुसार की बात करें, पहला सिजेरियन बेबी, पहला सिजेरियन बेबी, सिजेरियन बेबी ऑपरेशन करके जन्मा, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त का बेटा था अशोक की बात करें, अशोक की अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक राजा बनता है, अशोक राजा बनता है, ठीक है। तो इसका यहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य। चलो साथियों आगे आपको सर करवाएंगे। अपन करते हैं साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन का स्थायी अपर रूप है। कार्बन का स्थायी अपर रूप कौन सा है? कार्बन का स्थायी अपर रूप ग्रेफाइट, हीरा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो देखिएगा, प्लेटिनम की मैं बात करूं तो सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु यदि आपको पूछे तो वो प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु। टंगस्टन की मैं बात करूं तो बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन से बनाया जाता है। ग्रेफाइट की मैं बात करूं तो विद्युत ऊष्मा का सुचालक, एकमात्र धातु जो विद्युत ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। और कार्बन का सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा है? कार्बन का स्थायी अपर रूप हीरा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग, ये क्वेश्चन है, नहीं किया जाता है तो तांबे का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? बारूद, जल, वायु, सीमेंट। यानी मिश्रण बारूद, बारूद बिल्कुल, बारूद एक मिश्रण है। बारूद या बारूद की जगह लिखा हुआ आ सकता है विस्फोटक पदार्थ। बारूद कहो, बम कहो, विस्फोटक पदार्थ कहो। वायु, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है। सीमेंट भी एक प्रकार का मिश्रण है। जबकि जल एक प्रकार का यौगिक, जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, जिसका एक रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O। जिनका रासायनिक फॉर्मूला होता है, जिनके अंदर मिलाए गए तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, वो यौगिक कहलाता है। अनाज से भूसा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई, खाद डालना, गाही, थ्रेशिंग। यानी अनाज को भूसे से अलग करना जो प्रक्रिया होती है वो थ्रेशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेशिंग, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं लाटा लेना। क्या बोलते हैं? लाटा लेना, जिसको बोलते हैं ना थ्रेशिंग प्रक्रिया, अनाज से भूसा अलग करना। गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से, काइमोग्राफ से, रक्तदाब मापी से या बैरोमीटर से। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर की मैं बात करूं तो तरल पदार्थों,
तरल पदार्थों का जो दाब है ना वो किससे मापा जाता है? तरल पदार्थों का दाब वो मैनोमीटर से। काइमोग्राफ की मैं बात करूं तो सिराओं और धमनियों की जो धड़कन का परिवर्तित होती है वो काइमोग्राफ से मापते हैं। रक्त दाब मापी से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी मापी जाती है। और बैरोमीटर की मैं बात करूं, बैरोमीटर के माध्यम से गैसों का दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से संबंधित मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बातें लिखाता हूं। बैरोमीटर से संबंधित तथ्य, बैरोमीटर की मैं बात करूं इसमें 3 होता है। इस बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना, अचानक नीचे गिरना। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे गिरना, और बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। ये पाठ्यांक के 3 प्रोसेस है जिसके माध्यम से मौसम विभाग मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में घोषणा वो संभावना व्यक्त करता है। तो अचानक नीचे गिरना तो आंधी तूफान, तो आंधी तूफान चक्रवात आने की संभावना, आंधी तूफान चक्रवात आने की संभावना रहेगी। धीरे धीरे नीचे गिरना तो वर्षा होने की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना तो मौसम साफ रहने की संभावना, मौसम साफ रहने की संभावना होती है। ये बैरोमीटर के तीनों पाठ्यांक जिनसे एग्जाम के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो अचानक कौन आती है? आंधी। तो आंधी तूफान, धीरे धीरे बरसात आती है, और जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो मौसम ऊपर का साफ हो जाता है। यदि 3 प्रतिरोधों को क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध जब किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? समानांतर क्रम। किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? तो समानांतर क्रम के अंदर जोड़ा जा रहा है। समानांतर क्रम, जब समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो ये फॉर्मूला होता है 1/r। तो जितना ही होता है 1 सबको जोड़ना होता है। ये है इसका फॉर्मूला। समानांतर क्रम में जोड़े तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20 लसअप लोगे तो कितना आएगा? 20। 4 का भाग 5 बार, 5 × 1 5, प्लस इधर बात करोगे 5 का भाग 4 बार और 20 का भाग 20 में 1 बार। तो क्या आ गया? 10/20, यानी इनको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, यानी 1/r का मान 1/r बराबर 1/2 है। तो r बराबर कितना आ गया? 2 ओम। r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर 2 ओम आ जाएगा। कितना ओम? 2 ओम। r बराबर 2 ओम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 ओम। इस प्रकार समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। एनीमिया रोग का कारण है लोहे की अधिकता, लोहे की कमी, आयोडीन की कमी, इनमें से कोई नहीं। यानी एनीमिया रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से जो रोग होता है, धीरे आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है गलगंट। आयोडीन की कमी से रोग होने वाला कौन सा है? गलगंट है। लोहे की अधिकता से जो रोग होता है उसको बोलते हैं सिड्रोसिस। लोहे की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? सिड्रोसिस है। और लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंग किस प्रकार की ध्वनि तरंग है? ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, प्रसर्व्य तरंग, अवसर्व्य तरंग। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की तरंग है। एक होती है अवसर्व्य तरंग, एक होती है सर्व्य। अवसर्व्य
सर्वे और परा सर्वे। देखिए इनमें क्या अंतर है। अव सर्वे होती है जो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से जो कम होती है वो अव सर्वे। 20 से 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य जो होती है वो सर्वे है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती है वो परा सर्वे कहलाती है। तो भूकंप की जो तरंगे है वो अवसर्वे है। कैसी है? दिल की धड़कन या भूकंप की जो तरंगे है वो अवसर्वे तरंगे है। यदि चमगादड़ द्वारा कौन सी तरंग उत्पन्न की जाती है तो चमगादड़ द्वारा परासर्वे तरंग उत्पन्न की जाती है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन, एडिसन, सनटजन या अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल ने, यदि साइंस में मैं बात करूं तो डायनामाइट। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। एक डायनेमो होता है, एक क्या होता है? डायनेमो, जो जनरेटर में उपयोग में लिया जाता है। डायनेमो जिसको जनरेटर बोलते हैं, ये एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसकी खोज फैराडे ने की। जिसके खोजकर्ता कौन है? जिसके खोजकर्ता फैराडे है। जबकि डायनामाइट के खोजकर्ता पूछे तो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। एडिसन की मैं बात करूं तो विद्युत बल्ब, एडिसन ने किसकी खोज की? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो वो एडिसन है। कौन है? एडिसन है। और फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन है। कौन है? वाटरमैन। निम्न में से कौन सी धातु अलोह धातु है? कौन सी धातु अलोह है जिसमें लोह की मात्रा नहीं होती है? कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, लोहा। तो अलोह धातु कौन सी है? तो अलोह धातु पूछे तो एल्यूमिनियम है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी इनमें से मिश्र धातु नहीं है? पीतल, कांसा, पारा, जर्मन सिल्वर। पीतल की मैं बात करूं तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है पीतल। कांसे की मैं बात करूं तो कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। और जर्मन सिल्वर का आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? तो इसमें जो पारा है वो मिश्र धातु नहीं है। पारा एक प्रकार का धातु है। पारा एक प्रकार का क्या है? धातु है, जिसका प्रतीक Hg है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पूछे तो वो पारा है, जिसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर के अंदर किया जाता है। हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? यानी हृदय की धड़कन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। और हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, यानी प्लाज्मोडियम के माध्यम से कौन सा रोग होता है? पेचिस, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरियोसिस। परजीवी प्लाज्मोडियम के माध्यम से मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया। मलेरिया की यदि मैं बात करूं, मलेरिया रोग, मलेरिया रोग की यदि बात की जाए तो पहला पॉइंट, मलेरिया का वाहक कौन? दूसरा, मलेरिया का कारक। तीसरा, मलेरिया के खोजकर्ता, मलेरिया के खोजकर्ता। चौथी, मलेरिया की दवाई कौन सी है? पांचवा, प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग। और भारत सरकार का लक्ष्य मलेरिया मुक्त भारत का, मलेरिया मुक्त भारत कब तक हो जाएगा, इसका संकल्प कब तक लिया गया? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से
बड़े महत्वपूर्ण है। तो मलेरिया का वाहक तो कौन होता है? मलेरिया का वाहक है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। कारक कौन है? कारक अभी अपन ने पढ़ा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता रोनाल्ड रोश, रोनाल्ड रोश मलेरिया के खोजकर्ता है। दवाई का नाम क्या है? दवाई है जो कुनैन है, दवाई क्या है? कुनैन है। और कुनैन आप मुझे कमेंट करके बताओगे कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, इसका कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दोगे। मलेरिया की कुनैन दवाई किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? प्रभावित अंग की मैं बात करूं तो आरबीसी, यानी कुल मिला के आरबीसी प्रभावित हो रही है। तो कौन प्रभावित हो रहा है? तो पलिया। और मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य है सन 2025। मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब ले रखा है? 2025। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? ऑर्थोपोडा, स्तनधारी, मोलास्का या एवीज? पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? तो पक्षियों को एवीज वर्ग के अंदर रखा गया है। किसमें रखा गया है? एवीज वर्ग में रखा गया है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम किस रंग में होता है? यदि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक पूछे, क्या पूछे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो वो होती है लाल में। सर्वाधिक किस में होती है? लाल में होती है। जबकि सबसे कम किस में होती है? सबसे कम हरे रंग के प्रकाश के अंदर होती है। चलिएगा, ये थे आपके सामने साइंस के क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे मैथ के क्वेश्चनों की। मैथ का क्वेश्चन अपने सामने है पहला, 100 सैकड़ों का मान कितना होगा? यानी 100 का सैकड़ा, 100 का सैकड़ा, 100 का सैकड़ा कितना होगा? 100 का सैकड़ा 10,000 होगा। 100 का सैकड़ा कितना होगा? 100 का सैकड़ा 10,000 होगा। अगला क्वेश्चन है, 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग। तो प्रथम अपन बात करें, प्रथम सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n प्लस 1, n प्लस 1। 18 से 20 तक, 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग अपन कैसे निकालेंगे? 18 से 40 तक, 1 से 40 तक पहले योग निकालेंगे, 1 से 40 तक, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या तक? 1 से 18 से पहला का, यानी 1 से 17 तक, 1 से 16 तक, 1 से 16 तक की संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1 से 16 तक के योग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखो 1 से 40 तक जब निकालेंगे तो मेरे को बताइए, 1 से 40 तक जब अपन निकालेंगे तो यहाँ 1 से 40 तक सम संख्या कितनी होगी? 20। तो 20 इंटू 21, n और n प्लस 1 यानी 20 और 1 21, 20 इंटू 21 माइनस 1 से 16, 1 से 16 तक कुल संख्या कितनी होगी? 1 से 16 तक की यदि मैं संख्या की बात करूं, 1 से 16 तक संख्या 8 होगी। तो क्या आ गया? 8 इंटू 9, 8 इंटू 9। अब देखिए 20 इंटू 21 कीजिए, कितना आ रहा है? 220 माइनस 8 नंबर कितने हो गए? 72। 8 नंबर कितने हो गए? 72 हो गए। जब 20 चले गए, अब घटा दीजिएगा, कितना बचेगा शेष? 8, 11 में से 7 गए तो शेष बच गए 4 और 348। शेष कितने बचे? 348। यानी 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा? 18 से 40 तक सम संख्याओं का योग 348 होगा।
अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो प्रथम n संख्याओं के योगों का होता है। तो प्रथम n संख्या अपन 1 से 40 माने, फिर 1 से 16, क्योंकि अपन सीधा 18 से 16 नहीं निकाल सकते। 1 से 40 जिसमें से फिर प्रथम 1 से 16 तक की अपने माइनस की तो अपने पास आ गया। गलती यूं नहीं करनी है कि 40 तक है तो n का मान 40 होगा, क्योंकि सम संख्या है इसलिए प्रत्येक दो संख्या के बीच में एक संख्या, दो जब संख्या लेते हैं तो एक सम होती है एक विषम होती है, तो 40 तक टोटल 20 ही होती है, 16 तक कुल 8 ही होती है। 16, 24, 30, 160 का लसब होगा, यानी किसका लसब हमें ज्ञात करना है, एलसीएम किसका ज्ञात करना है। तो देखिएगा, आप चाहो उस तरीके से देखिए, करते हैं। 16, 24, 30 और 160। चलिएगा, 2 का भाग दिया 8, 12, 15 और 80। 2 का दिया 4, 6, 15 और 40। 2 का दिया 2, 3, 15 और 20। 2 का दिया 1, 3, 15 और 10। 2 का दिया 1, 3, 15 और 5। 3 का दिया 1, 1, 5 और 5, और 5 का दिया 1, 1, 1, 1। अब कर दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 30, 60, 120, 240 और 300। ये 15, 30, 60, 120, 240 और 480। 480 कितना आएगा? 480 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। 13 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया क्या होगा? जब प्रत्येक संख्या में कोई जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में कोई जोड़ा जाए या कोई घटाया जाए या किसी से गुणा किया जाए या किसी का भाग दिया जाए, जब प्रत्येक संख्या में ऐसा किया जाता है तो जितना जोड़ा जाता है उतना जुड़ जाता है, जितना घटाया जाता है उतना औसत में से घट जाता है, जितना गुणा किया जाता है उतनी गुणा हो जाती है, जिसका भाग दिया जाता है उतना हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ 3 जोड़ा जा रहा है तो 24 प्लस 3 कितना हो गया? 24 प्लस 3 27। कितना हो गया? 27 हो गया। एक मेज 2000 रुपए में बेचने से फर्नीचर विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो बताइए वो कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2000 रुपए में बेचने पर उसको 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। कुल मिला के वो 80% में जब बेच रहा है तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 2000 मिल रहे हैं, और वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी वो 110% में बेचे तो कितने में बेचेगा? तो देखिए, 2000 बटे 80 गुणे में क्या आ गया? 110। 0 से 0 कैंसिल, 8 का भाग दे दीजिएगा। 8 का भाग 2 बार गया, शेष बच गए 4। 40, 40 में कितनी बार चला गया? 5 बार। 25 इंटू क्या आ गया? 25 इंटू 110। 25 इंटू 110 करोगे क्या आ जाएगा भाई? 25 इंटू 110 करोगे, 25 इंटू 11 कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 25, ये 25 यानी 5, ये 7 2 2750। कितना आ जाएगा? 2750। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 2750 होगा। कितना होगा? 2750 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। 10% की दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? यानी कितने वर्षों में 10% दर है। देखिए, 100 रुपए है, धन क्या हो रहा है? तिगुना हो रहा है। 100 से 300 हो रहा है, तो बताओ ब्याज कितना है? ब्याज 200 रुपए 10% की दर से, तो कितने वर्ष लगेंगे? 20 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे? 20 वर्ष के अंदर राशि क्या हो जाएगी? 20 वर्ष में राशि 3 गुना हो जाएगी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है अपने सामने।
7x क्या कह रहा है, 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y बटे 3x प्लस वाई बराबर 5/13 है। तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिएगा। 13 7 कितने होते हैं, 13 7 91, 91x माइनस 52y बराबर 15x प्लस 5y। 15 देखिए 91x माइनस 15x 5y प्लस 52y प्लस 52y। 91 में से जब 15 माइनस हुए 11 में से हुए तो कितना आ गया 6, 5 और 1 यानी 11 में से 6 और शेष बच गए यहाँ कितने 8, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 76x बराबर इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 57y। कितना हो गया 57y। अब देखो 76x बराबर 57y, तो x बट्टे y बराबर क्या आ गया 57 बट्टे क्या आ गया 76, 57 बट्टे क्या आ गया 76। अब देखिए वो जब 19 से काटोगे 19 या 57 और 19 चौके कितने होते हैं 76, यानी 19 से कैंसिल करोगे तो आ गया 3/4, यानी x और y का अनुपात क्या आ गया 3:4। 3:4 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय करेंगे तो कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में 20 है, यदि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता, ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, यदि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता, वैसे इसके ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में ही है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ लेता तो क्या हो जाता 18/5, ये से 4 बार कैंसिल हो जाती और तो क्या आ जाता 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सरल कोण का मान कितना होता है। तो देखिए कोणों की बात आई है तो मैं आपके सामने बहुत सारे कोण रख देता हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है सरल कोण। सरल कोण का दूसरा नाम है ऋजु कोण। एक होता है वर्ध कोण और एक होता है पूर्ण कोण। ये सिर्फ मैंने डिग्री के आधार पर जो कोणों के प्रकार हैं वो बताए हैं, बाकी कोण तो वैसे खूब है। एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्ष अभिमुखी कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण। यहां अपने बात करते हैं न्यून कोण 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम क्या कहलाते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है समकोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के मध्य का कोण क्या कहलाता है अधिक कोण। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है सरल कोण। 180 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य का कोण क्या कहलाता है वर्ध कोण और 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है पूर्ण कोण। क्या कहलाता है पूर्ण कोण। अपना क्वेश्चन था सरल कोण है तो 180 डिग्री। सरल कोण कितने डिग्री का है तो सरल कोण 180 डिग्री का है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 144, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 144। भुजा करनी है तो 144 का क्या कर दीजिएगा अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। भुजा का मान कितना आ जाएगा 12 मीटर। 4 सेमी व्यास तथा 21 सेमी व्यास के वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब दोनों का व्यास दे रखा है अपन को रेशियो निकालना है। वैसे क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर का अर्थ होता है त्रिज्या,
क्या होता है त्रिज्या, लेकिन अपन को सिर्फ तुलना करनी है, सिर्फ क्या करनी है, तुलना। तो मान लीजिए अनुपात में दोनों की तुलना ही तो करनी है। चाहो तो आप 7/2 और 21/2 लिख सकते हो, तो मैंने 14 सीधा लिख दिया। किस अनुपात में इनका क्षेत्रफल होगा, तो पाई इंटू 21 पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। इसमें 7 का भाग दिया 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें 3 बार, 2 गुणा 2 किया तो 4, 3 गुणा 3 किया तो 9, तो क्या आ गया 4:9। क्षेत्रफल किस अनुपात में होंगे, तो क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में होंगे। 70, 35 तथा 77 का एचसीएफ क्या होगा, आप देखिए बाई ऑप्शन कर सकते हो। 5 का भाग 77 में नहीं जाता है और 13 का भाग भी 70 में नहीं जाता, किसी में नहीं जा रहा। अब बात आई 11 का भाग 35 और 70 में नहीं जाता, 7 का भाग सभी में जा रहा है, तो एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12 और 12.60 और 1 जीरो, यानी 700 रुपए। ब्याज कितना होगा, ब्याज 700 रुपए होगा। अगला क्या है, 4, 7, 12 और 35 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी 7:12 समानुपात 35 अनुपात चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, यानी x। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, 7 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 35, x का मान निकालना है 12 इंटू 35 बटे 7। 7 से 35 को कैंसिल किया 5 बार, 12 इंटू 5 किया तो क्या आ गया, 12 इंटू 5 किया तो 60 आ गया, यानी चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती 60 होगा। आगे रीजनिंग आपको सर करवाएंगे। ये थी आपकी साइंस और मैथ जीके पहले आपको पंकज सर ने करवा दिया, आगे रीजनिंग अशोक जी सर आपको करवाएंगे। आप सभी पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, और जो यूट्यूब पर बिल्कुल नए है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलो चलते हैं। रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पंक्ति में श्रवण बाएं से 10वें स्थान पर तथा दाएं शोर से 28वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ऐसे ही हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बाएं से और दाएं से देखा है, संख्या का दे रखा है तो आप बाएं और दाएं का दे रखा है तो आप क्या करना, बाया प्लस दाया -1। बाया कितना दे रखा है 10 और प्लस दाया कितना दे रखा है 28। ये कुल कितने हो गए 38। 38 में से -1 करोगे पीछे बचेगा 37। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। इस क्रम को एक क्रम से दूसरे क्रम को लगातार देखा जाता है। पहला क्रम है 103 और दूसरा 7। इसमें देखा जाए तो इस क्रम में 7 प्लस हो चुके, ठीक है। वापस इस क्रम और इस क्रम के मध्य 107 और 105 के मध्य 2 का गैप है। कितने का है 2 का। अगला क्रम है वापस 105 से 109, वापस 4 का गैप है। और अगले क्रम में वापस 109 से 107, वापस 2 का क्रम, यानी लगातार 4 2 4 2 क्रम चलता आ रहा है। वापस इसमें 4 का क्रम है और 111 और 9 के मध्य वापस 2 का क्रम है और 109 प्लस 4 के क्रम को आप लोगे तब कुल मिला के 113 आएगा। इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन में 113 दे रखा है और ये बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी निश्चित कूट भाषा में AUSTERE को 1 3 1 0 2 5 9 5 लिखा है जाता है, तो उस भाषा में
SETTING को कैसे लिखा जाएगा? सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में न तो किसी क्रम को एक क्रम से दूसरे क्रम में दे रखा है, इसमें हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी अल्फाबेट के वर्णों का क्रम, कुल 26 क्रम है और 26 का क्रम ABCDYZ तक, और 1-2 से आप परिचित होंगे। अब इसमें आप दे रखा है ए का क्रम 1, ठीक है। फिर यू कितने पे आता है? 21 पे, यू 21 पे। अब इन्होंने कैसे लिखा है? ए का तो 1 लिख दिया, पर यू को इन्होंने क्या किया है? 1+2 किया, तब 3 आया है। आगे बैठता है नहीं बैठता है? एस कितने पे आता है? 19 पे, मैंने 19 पे, ठीक है। वापस 1+9 कर रखा है क्या? 1+9 10, बिल्कुल अभी तक सही बैठ रहा है। फिर आगे टी कितने पे? 20 पे। कितने पे? 20 पे। देखते हैं, 2+0 2 दे रखा है, 2 बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर ई कितने पे? 5 पे। यानी इसमें जो दाई का अंक दे रखा उन दोनों को प्लस किया है, इकाई का अंक वैसे के वैसे लिखा है। अब ई के बाद आर कितने पे आ रहा है? आर 18 पे आ रहा है। 18 को इन्होंने क्या किया है? 1+8 = 9, बिल्कुल 9 लिखा है, ठीक है। और फिर ई अगला वापस 5 लिखा है, ठीक है, ई। अब ऐसे ऐसे इस क्रम में क्वेश्चन को लिखें। एस का कितना है? 19, 1+9 कितने आ गए? 10, ठीक है। अब ई को कितना लिखा है इन्होंने? 5। टी को 20 है, 2+0 क्या लिखेंगे? 2 ही। 10, 5, 2। अभी तक देखते हैं इस संख्या में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। 10, 5, 2, 10, 5, 2, ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कट रहे हैं। अब वापस टी का 20 पे, 2+0 वापस 2 आ गया, 2 अभी तक इसमें भी बैठ रहा है और इसमें भी बैठ रहा है। अब आ गया एन कितने पे? 14 पे। 1+4 कितने होते? 5। अब 5 की संख्या किसमें दे रखी है? 5 की संख्या इसमें नहीं दे रखी है। एन 14 पे। चलो अगला देखते हैं, जी कितने पे आता है? 7, बिल्कुल इस 7 भी दे रखा है, लेकिन नो दोनों क्वेश्चनों में मिसप्रिंट हो रखा है। नो मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। नहीं, मिसप्रिंट नहीं हो रखा, हाँ आई दे रखा है ना, बिल्कुल। नो भी राइट बैठ रहा है अभी तक दोनों ऑप्शन में। और उनके बाद एन 14 पे आता है, मैंने यहाँ बताया था। 1+4 = 5। अभी तक इस ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया, इसमें 5 दिख रहा है। और फिर दे रखा है जी 7 पे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आराम से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं वापस एक बार ये पूरा क्वेश्चन समझा दूं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले क्रम को जो क्रम संख्या ए को 1 लिखा है, किसको? ए को 1 लिखा है, ठीक है। लेकिन यू 21 पे आता है, लेकिन इन्होंने 2+1 कर रखा है, 3 लिखा है, ठीक है। तब हुए हैं 13। फिर दोबारा एस 19 पे आता है, 1+9 कर रखा है, तब आ रखे हैं 10। ये आपको समझ में आ गया होगा। टी कितने पे आता है? टी 20 पे आता है, 2+0 किया है, तब आ रखा है 2 अभी तक, बिल्कुल। और आगे ई सेम इकाई का अंक है, 5 लिखा है। आर
जिसमें दाई आ रखा है वो जोड़ रखा है, आर 18 पे है, 1 + 8 कर रखा लिखा है यहाँ 9, और वापस इकाई का अंक है इसमें ई पे 5 पे ई आती है। वैसे के वैसे इस क्रम को अब एस कितने पे आता है, 19 पे, 1 + 9 कितने हो गए, 10। ठीक है, अपन अलग से संख्या लिखते नहीं, ये 10। ठीक है, फिर ई इकाई का अंक है, ई 5 पे आता है, 5 लिख देते। टी कितने पे आता है, 20 पे, 2 + 0 कितने हो गए, 2। ठीक है, अब वापस टी 2। अब आई कितने पे आता है, 9 पे, इकाई का है, 9 लिख दिया। अब आता है एन कितने पे आता है, 14 पे, 1 + 4 कितने हो गए, 5, और जी कितने पे आता है, 7 पे, क्योंकि इकाई है। अब जिस ऑप्शन में 10, 52, 29, 57 दिख रहा है, 10, 52, 29, 57, ये इसका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। अगला दे रखा है विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर किस ओर मुड़ेगा, दाएं। अब इसका दाया इस ओर होगा, दाएं मुड़कर वापस दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ कितना 5 चला, और यहाँ कितना 3 किमी, 3 किलोमीटर। फिर वो और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, जिस स्थान से चालू हुआ दक्षिण तक 5 किलोमीटर चला, फिर वापस दक्षिण से दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, और जिस जगह से है दाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर वापस 5 किलोमीटर चला। अब उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर की स्थिति में वापस 5-5 किलोमीटर आ गया है, लेकिन फिर बाएं, फिर वो वापस दाएं नहीं मुड़ता है, लेकिन बाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी में है, यहाँ दिशा नहीं पूछ रखा है, यहाँ दूरी पूछ रखा है, तो इसका मध्य का गैप ये पहले कितना चला है, 3, और यहाँ 5, 5 + 3 कुल मिला के 8 किलोमीटर चला है। जिस ऑप्शन में 8 किलोमीटर दे रखा है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने और आ चुका है। पोशाक का संबंध दर्जी से है, वैसे कि वैसे बढ़ई का संबंध किससे है, बढ़ई यानी सुतार किसका निर्माण करता है, सीधी सी बात है, फर्नीचर का निर्माण करता है। ये थे रीजनिंग के 5 के 5 क्वेश्चन आपके सामने। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।